हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक निबंध शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद लिखा हुआ है और एक संस्थान के द्वारा उसको चेक भी किया गया है। ये निबंध है विवेक सत्य को खोज निकालता है, विजडम फाइंड्स ट्रुथ। ये यूपीएससी 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। शुरुआती दिनों में हम लोगों ने निबंध पर चर्चाएं की थी, तो आज मैं खुद लिख के मैं बता रहा हूँ कैसे निबंध लिखते हैं और शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे। निबंध शुरू होता है इकबाल साहब की एक शायरी से। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मशहूर शायर इकबाल की ये पंक्तियाँ संपूर्ण मानव संस्कृति के विकास क्रम में उसके नज़रिए के महत्व को रेखांकित करती हैं। चाहे किसी फूल का सौंदर्य हो या किसी सृष्टि के किसी भी कोने में छिपा सत्य, वे तब जाकर ही महत्व की बात बन पाईं जब किसी इंसानी नज़रिए ने उसे उस रूप में देखा व समझा जिसे आज सौंदर्य शास्त्र या मीमांसीय ज्ञान के रूप में मान्यता मिली है। क्या फर्क था सिद्धार्थ व बुद्ध के नज़रिए में, जो चार आर्य सत्यों व उनके उपादानों की खोजी यात्रा में सहायक बनी? क्या फ़र्क था एक सामान्य गुजराती वकील, पेशेवर व अधनंगे फ़कीर की वेशभूषा में, जिसने 20वीं शताब्दी में असंख्य भारतीयों को जागृत कर अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया? या फिर क्या फ़र्क था एक सामान्य समाजवादी चिंतन व मार्क्स के साम्यवाद में, जिसने सामाजिक सत्यों के आर्थिक चेहरे को बेनकाब किया? ये फ़र्क था विवेक जनित नज़रिए का, जिसने मानवीय इतिहास में न सिर्फ सत्य की खोज की, बल्कि उसे नए आयामों को भी बल्कि उसके नए आयामों को भी स्थापित किया। सिद्धार्थ व बुद्ध का अंतर मात्र विवेक जनित ज्ञान का अंतर है, जिसने दुख को मानवीय चिंतन के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। यही विवेक गांधी ने सत्य के साथ अपने प्रयोगों में, तो मार्क्स ने हीगल के पाठक के तौर पर एक मजदूर को बनाकर अर्जित किया। सर्वप्रथम सत्य क्या है, ये प्रश्न मानव सभ्यता में चिरकाल से चिंतन के केंद्र में रहा है। जब मानव इस धरा पर अपने अस्तित्व को बचाने की जुगत कर रहा था, जब क्षुधा पूर्ति ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, तब उसके लिए सत्य सतही किस्म का था। भौगोलिक सीमित ज्ञान, शिकार की तकनीक, औजार बनाने का हुनर, ये सब उसके साध्य थे जो सत्य के प्रतिरूप थे। कालांतर में कृषि करने के तरीकों की खोज हुई, कृषि अधिशेष बढ़ा, बस्तियां बसीं और तब जाकर उसके लिए सत्य का अर्थ व रूप बदलते चले गए। उसने बांस की सिर्फ लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बजाई। वीरान वन कातर प्रदेश में बहती नदी में अपनी नौका पर बैठ वह महज मछली पकड़ने तक अपनी जागृति को सीमित नहीं कर सका, बल्कि पतवार से आती छप छप की आवाज़ में उसने संगीत को खोजा, स्वर लहरियां बनाईं। उसने एक हाथ से गेहूं बोया तो दूसरे से गुलाब। उसने गुलाब सदृश फूलों में रोमांच को ढूंढा और सौंदर्य रूपी सत्य से उसका सामना हुआ। गेहूं से गुलाब तक के सफ़र में सत्य के प्रतिरूप बदलते गए। उसमें सामाजिक जटिलताएं शामिल हुईं, उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण भी शामिल हुए, उसमें शिक्षा पद्धति भी शामिल हुई और उसमें आध्यात्म भी शामिल हुआ। सारांश यह है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ सत्य का कैनवस वृहत होता चला गया, लेकिन इस सफ़र में एक चीज़ जो सदा बनी रही, वह थी इन सत्यों को खोजने का अनवरत चलता सिलसिला व उसमें संलग्न हमारी खोजी प्रवृत्ति व विवेक। वर्तमान की बात करें तो सत्य अब तक के अपने सफ़र में सर्वाधिक जटिल बुनावट में हमारे समक्ष है। फिर एक सूचना, ज्ञान और विवेक का डायग्राम है। जो सत्य खोजे जा चुके हैं, उन्हें मात्र सूचना के रूप में ग्रहण करना वर्तमान शिक्षा पद्धति की विद्रूप खासियत है। इससे एक सोपान आगे ज्ञान है, जो अवधारणात्मक समझ को प्रतिरूपित करता है। अंततः विवेक है, जो सत्यों के अन्वेषण के लिए आवश्यक है, जो अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है। भावनात्मक बुद्धि के जनक डेनियल गोलमैन ने इको लिटरेसी को प्रमुखता से हमारे बीच प्रकाश में लाया है।
जिसका अर्थ है ज्ञान ग्रहण करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो जटिल अंतर संबंधों, जैसा कि इकोलॉजी में होता है, को समझने में सहायता मिले। अंतर संबंध पर्यावरणीय होने के साथ साथ सामाजिक भी होते हैं। प्राकृतिक ताने बाने व सामाजिक ताने बाने को जागरूकता से समझना हमारे भीतर विवेक उत्पन्न करता हो, जो हमें इनसे जुड़े सत्यों को जानने में मदद करता है। सारांशतः कहा जा सकता है कि सत्य तक पहुँचने के लिए सूचना व ज्ञान से होते हुए विवेक तक पहुँचना आवश्यक है। इसी बात को इस रूप में भी कहा जा सकता है कि सत्य प्राप्ति के लिए सूचना, ज्ञान व विवेक में प्रतिगामी संतुलन होना चाहिए। स्वयं के भीतर का स्वयं के भीतर विवेक का प्रकाश उत्पन्न करने के तरीके के रूप में ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु का कहना है कि हर क्षण जागरूक रहो। जागरूकता विवेक के लिए परम आवश्यक है। जहाँ जागरूकता का अर्थ है स्वयं के निश्चित अंत का एहसास, भोजन ग्रहण करते समय उससे उत्पन्न ऊर्जा का प्रकृति में योगदान का एहसास, प्रकृति के हर पहलू का तादात्म्य के साथ एहसास, इस प्रकार की जागरूकता ही हमें विवेक की ओर ले जाती है, लेकिन तब जब ये जागरूक रहना हमारी आदत बन जाए। बुद्ध ने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली, कठिन योग पद्धति का सहारा लिया, 7 वर्षों तक इसी जागरूकता प्राप्ति का साधन किया। लेकिन बुद्ध को प्राप्त ज्ञान एक सामान्य मानव का लक्ष्य नहीं हो सकता। हमें तो वह जागरूकता चाहिए जो बुद्ध की शिक्षाओं को समझने में मदद करे, मानव मात्र की पीड़ा को समझने में मदद करे, सामाजिक रिश्ते के प्रगतिशील अहमियत को समझाए। उदाहरण के लिए, एक सुशिक्षित इंसान अपने घर की महिलाओं के या अपने महिला साथी के मासिक चक्र के समय के कष्ट को न समझते हुए उससे गलत व्यवहार करे, तो सत्य उससे बहुत दूर है और विवेक का रंच मात्र भी उसमें अंश नहीं है। हमारे समाज को सूचना से भरे ऐसे इंसान नहीं चाहिए। मशहूर शायर निदा फाजली ने ठीक ही कहा है, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। लब्बुलुआब ये है कि सत्य के विविध अंदाज हैं और विविध आयाम। उस तक पहुँचने की मानवीय शक्ति है विवेक। विवेक में जागरूकता निहित है, उत्कंठा निहित है, अप्रतिम जिजीविषा निहित है। हम मीरा के पागलपन को देखते हैं। एक भक्त के रूप में वे किस अनजान सत्य की तलाश में हैं, लेकिन तलाश अधिक महत्वपूर्ण है, नज़रिया अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो पहाड़ियों को सिर्फ एक पुल नहीं जोड़ती, एक खाई भी जोड़ती है। सत्य कुछ ऐसा ही है। मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा करना। सत्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है विवेक को जागृत करना, और विवेक पाने के लिए अदम्य उत्कंठा और साहस चाहिए, जो इतिहास पुरुषों ने कर दिखाया है। इसी आलोक में प्रतिबिंबित करता फिराक गोरखपुरी की ये पंक्तियाँ, कोई रोग पाल ले नादा जीने के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तो ये था निबंध जो कुछ दर्शनात्मक प्रवृत्ति का है, और इसको कैसे आयाम देकर लिखा जा सकता है मैंने ये बताने की कोशिश की है। इसमें कुछ चीज़ें और भी डाली जा सकती थी जो मुझे बाद में याद आई, जैसे कि कठोपनिषद में यम नचिकेता का प्रसंग भी यहाँ डाला जा सकता है कि कैसे नचिकेता यम के पीछे सत्य की तलाश के लिए उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं और अंततोगत्वा अपनी विवेक से ही उन सत्यों को जान पाते हैं। इसमें कबीर का जिक्र किया जा सकता है, डेकार्ट का, सुकरात का और कांट का जिक्र किया जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विवेकानंद का भी जिक्र कर सकते हैं और उनके सत्य के प्रतिरूपों को इंगित कर सकते हैं। तो कुछ कुछ अंश इसमें मेरी समझ में छूटे हैं जो जिसको इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन 1000 से 1200 शब्दों में एक निबंध जो होना चाहिए इतना ही होना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।